नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ प्रधानमंत्री मोदी की आज की स्कीम के बारे में, जिन्होंने उन्होंने 7 चीजों का त्याग करने को कहा है भारत की जनता से। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि उन 7 चीजों का क्या असर पड़ रहा था भारत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, हमारे रुपए के ऊपर, जो प्रधानमंत्री ने उसके उपयोग पर रोक लगाने की बात कही है। साथ ही साथ ऑपोजिशन की क्या प्रतिक्रिया रही, हम उसको समझेंगे। ईरान की इस पूरी नौटंकी को, जिसकी वजह से विश्व के वो देश भी अब सफर कर रहे हैं जो देश इस पूरी यूएस, ईरान और इजराइल की वॉर का किसी प्रकार से संबंध नहीं रखते थे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि ऑपोजिशन जो यहाँ पे बातें कह रहा है, तो पास्ट में क्या ऑपोजिशन के लीडर्स के द्वारा भी ऐसी कभी गुहार लगाई गई थी या नहीं, और साथ ही साथ इन चीजों का हम आम आदमी पे क्या असर आएगा। आइए चर्चा करते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको बताने का प्रयास करते हैं कि खबरें बनती हैं जब प्रधानमंत्री हैदराबाद के अंदर यहाँ पे संबोधित करते हुए पूरी जनता को, भारत की, ये बात कहते हैं कि भैया हमें इन 7 चीजों पे ध्यान देना होगा और बहुत कायदे से देना होगा। सीधी बात है, हम यहाँ पे उत्पादन नहीं करते हैं, हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, तो तेल, पेट्रोल, डीजल का कंजम्पशन कम करने को लेकर उन्होंने बात की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जैसी उपयोग करें, कम से कम डीजल का कंजम्पशन करें, पेट्रोल का कंजम्पशन करें। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को प्राइवेटाइज करें, इससे आना जाना लोगों का कम होगा। जितना आना जाना कम होगा उतना ही तेल वगैरह, मतलब जो क्रूड ऑयल की खपत कम होगी पेट्रोल डीजल के रूप में, और इसकी बचत भी होगी। साथ ही साथ गोल्ड को अवॉइड करें परचेस करना। एक एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि किससे कितना असर पड़ता है भारत के ऊपर और उसके जो है विदेशी मुद्रा के ऊपर। साथ ही दोस्तों, कट डाउन करें कुकिंग ऑयल यूज। अब आप समझ लीजिए कि आम आदमी के दरवाजे तक कितना पहुंच चुका है ये इजराइल और ईरान का युद्ध, जो कि देखिए जियोपॉलिटिक्स और कैसे असर डाली है कि आप और हमारे घर तक ये पहुंच गया है कि कुकिंग ऑयल मतलब खाना बनाने वाले तेल तक में आपको कमी कहने को सरकार बरत रही है। साथ ही साथ आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर का यूज होता है। भारत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, जिसके माध्यम से जिसका उपयोग होता है इस फर्टिलाइजर यूरिया को बनाने में, तो आपको मालूम है कि कतर के जो हालात हैं उसके पर कतर दिए गए हैं और उससे नेचुरल गैस की उतनी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दोस्तों, यूज करें स्वदेशी प्रोडक्ट्स का और अवॉइड करें फॉरेन ट्रैवल, क्योंकि जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो करीब सालाना 3 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा भारत की बाहर जाती है, और इससे डॉलर या दूसरी करेंसी मजबूत होगी और रुपया कमजोर होता है। दोस्तों, अगर बात करें हम क्रूड ऑयल की, तो भारत करीब 10 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल मंगवाता है सालाना, जो कि एक बहुत बड़ा इंपोर्ट जो है दिक्कत देता है, डेफिसिट पैदा करता है हमारे करंट अकाउंट में भारत के लिए। साथ ही गोल्ड को अवॉइड करने के बारे में इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है क्योंकि करीब 26%, जी हाँ दोस्तों, हम चीन के बाद करीब 26% पूरे विश्व का यहाँ पे लेके चलते हैं गोल्ड इंपोर्ट में। भारत के अंदर हर घर के अंदर भारी मात्रा में महिलाओं के पास गोल्ड होने के बावजूद भी हम भयानक इंपोर्टर हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने कहा है, इसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे इसके तो हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि इसको करने के बहुत इजी चीजें नहीं है, इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। लेकिन जैसे ही बात निकल के आती है यहाँ प्रधानमंत्री की, वो चीजों में स्विच करने के लिए कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑपोजिशन की तरफ से हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी हो, सपा के अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, कोई पीछे नहीं हटता है। यहाँ पे यही इल्जाम लगाया जाता है कि अभी तक सरकार क्यों चुप रही। चुप इसलिए रही क्योंकि इलेक्शन था, और आज आप जो है आपका काम हो गया तो आपके दिखाते हैं। सरकार के ऊपर कई प्रकार के इल्जाम भी लगने लगते हैं कि बड़े बड़े काफिलों में निकलने वाले मिनिस्टर्स की गाड़ियों में क्या तेल नहीं भरता, आम जनता से ही क्यों एक गुहार लगाई जाती है। यहाँ पे राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका ये कहना है कि आपको 12 साल तक
की प्लानिंग लेके चलनी चाहिए थी। आप इस प्रकार से आके लोगों को क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना ये बता रहे हैं, और इसको बताने की वजह से आप ये दर्शा रहे हैं कि कंप्लीट फेलियर है आपकी सरकार का। साथ ही साथ पीएम कॉम्प्रोमाइज है, जो कि ये रिलेट करके एप्स्टीन फाइल को बोलते हैं कि भारत क्यों चुप रहा इतने बड़े युद्ध में। दोस्तों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कुछ भी कह सकते हैं, पर दिक्कतें यहाँ पे किसको झेलनी है? आम आदमी को झेलनी है। अब आप कहेंगे कि क्या मामला था, हमारे यहाँ क्या चीजें थी, फ्यूल प्राइस को लेके चीजें क्या थी? दोस्तों, एक एक करके अगर मैं चर्चा करूं तो भारत को आपको मालूम है तीसरा लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और अगर बात बताऊं तो 5.5 मिलियन बैरल पर डे मंगाता है। करीब 85% ऑफ क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ कोई तेल के कुएं नहीं है, लेकिन हमने पर्याप्त मात्रा में करीब 70 दिनों तक का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा था, जो रिजर्व हमने विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पदूर जैसी जगहों में बनाया था। पर कहानी ये है कि 70 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी इस पूरी वॉर का सोल्यूशन नहीं निकला। 16,000 से ज्यादा शिप्स ईरान कब्जियाए बैठा है। ईरान की अब इतनी बदतमीजी शुरू हो गई है कि अब जो उनके साथ हुआ उसका वो बदला बाकी के देशों से भी लेना शुरू कर रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के कई रास्ते, पर सबको चोक करके वो अपनी ही तरफ से निकाल रहा है, जिसमें एक बड़ा सा फॉर्म भरवा रहा है। और अब अगली मंशा और अगली चाल उनकी ये है कि भाई हम इस पे पैसा लगाएं, और कल को कुछ नहीं कह सकते हैं, कहो इंटरनेट की जो केबल्स आई हुई हैं उसको भी जो इनका स्टेप होगा वो पैसा लेने का होगा, बाद में कहो कट करने की धमकी दें। आज अगर हम ये देखते हैं कि ईरान के पास जो छुटकल्ले ड्रोन्स और जरा बहुत जो भी उनकी कैपेसिटी है, उसके माध्यम से अगर ये इतना भयानक काम वो कर रहे हैं जो वो दूसरे देशों की समस्या होने लग रही है, आप अपने युद्ध का बदला इजराइल और यूएस से लेते आपने ये काम क्यों करा कि आप अपनी ऐसी पोजीशन का फायदा उठा के दूसरे देश जो आपके साथ खड़े थे उसका फायदा उठा रहे हैं? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज रिस्पॉन्स आता है कि भाई थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर, लेकिन उससे पहले वो बात कहते हैं कि भैया हमारे पास ईरान का जो अभी का प्रपोजल आया हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर इतनी सी चीजों में ईरान इतनी अराजकता फैला रहा है, तो कल को अगर वाकई में यूरेनियम और न्यूक्लियर वेपन बन गए तो कितनी ही अराजकता फैला सकता है। ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि सिर्फ भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि आसपास के देश, जिसमें अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी इस प्रकार से ही अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई गई है। साथ ही साथ यूके जैसी जगह, ब्रिटेन में अगर हम देखें, वहां भी, ऑस्ट्रेलिया में भी सरकारों ने अपनी जनता से गुहार करी है। पर ऐसे में जब हमारे यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये सारी बातें कहना शुरू करते हैं, तो पास के कुछ रिमार्क्स भी सामने आते हैं, इसमें शुरुआती तौर पे जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बारे में कहा था कि जब कहीं पे युद्ध होता है तो अपने घर तक महंगाई जरूर आती है। साथ ही साथ हम याद करते हैं जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और हफ्ते में एक बार उपवास रहने को भी बात कही। साथ ही साथ जब यहाँ पे जो है मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार ये कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई जो है वो पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। इस प्रकार के अभी चिदम्बरम साहब ने कहा गोल्ड वगैरह मत खरीदो, ये है वो है, 2013 की बात है। पास्ट के अंदर भी देखा गया है ये बड़े बड़े लीडर्स जब भी वॉर या कोई भी ऐसा संकट आया है तो इन लोगों ने भी इस प्रकार से चीजें अपने अपने तरीके से मैनेज करने के लिए देशवासियों को ये चीजें समझाई हैं। आफ्टर ऑल एट द एंड जो है देशवासियों की ही दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि महंगाई की मार उन्हीं को ही पड़ती है। अब ऐसे में बात आती है कि क्या हमारे पास कितना जो है वो फॉरेक्स है? अभी के टाइम पे करीब 700 बिलियन के आसपास है। पर दोस्तों, अच्छा खासा होने के बावजूद भी हमारे ऊपर भारी जनता का प्रेशर भी है, हमें इकोनॉमी भी मैनेज करनी है, जो कि आप मान लीजिए कि जीडीपी आने वाले समय में भारत की बहुत कम हो जाएगी। अब ऐसे में आप कहेंगे कि वो जो तेल कंपनियों का क्या हुआ? जो तेल कंपनियां हॉक हॉक के हम लोगों से पैसा कमाती थी, जब सस्ता होता था क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में, तो दोस्तों अब उन्होंने जितना लॉस झेलना था झेल लिया है, इससे ज्यादा वो लॉसेस नहीं होंगे, और अब वो ट्रांसफर करने आएंगी ये सारी चीजें आम जनता को। तो फ्यूचर में आप फ्यूल प्राइसेस वगैरह भी बढ़ते देख सकते हैं। दिक्कत बहुत ही ज्यादा है। अदरवाइज आप कमर्शियल सिलेंडर पे सीधा 1,000 रुपए, 950 रुपए का जंप ना देखते। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल महंगा नहीं, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आसपास तो छोड़ दीजिए, उसके बाद फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, हर तरीके से असर पड़ेगा, जिसमें कि एफएमसीजी गुड्स जैसे कि आप समझिए सोप वगैरह जो आपके रोजमर्रा के गुड्स हैं, उन कंपनियों ने भी साफ बात कह दी है कि वो भी अपने अपने प्राइसेस बढ़ाएंगी। दोस्तों, अगर मैं ये बताऊं ये सारी चीजें, तो आपको एक एक चीज की अगर मैं
एक काउंटर बात बोलूं तो आप प्रायोरिटाइज अगर वर्क फ्रॉम होम करोगे भी तो वो जो कंपनियां जो वर्क फ्रॉम होम कराएंगी, चाहे आपने कोविड जैसा संकट में देखा था ये चीज, तो आपको क्या लगता है कि क्या उन कंपनियों की जो एफिशिएंसी है वो कम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप गोल्ड नहीं खरीदते हो तो इसमें मनुष्य ये सोचता है कि आज का पैसा हमारा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आम तौर पे, भाई पैसा जरूर घट सकता है अगर मान लीजिए हमने रुपीज में इन्वेस्ट करा कहीं पे और रुपया कमजोर होता गया, पर गोल्ड को आम तौर पे, आजकल तो बड़ा उछाल और डाउन है, पर आम तौर पे स्टेबल माना जाता है कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ता है। तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टमेंट गोल्ड का नहीं करेगा तो उसको भी तो भारी मात्रा में लॉस ही होगा ना। कल को अगर हम बताएं कि पेट्रोल डीजल के क्रिटिसिज्म मैंने आपको समझा ही दिया क्या है क्या नहीं है। नेचुरल फार्मिंग की तरफ अगर हम जो है मूव करें भी तो क्या एक दिन में इतना पॉसिबल है कि भारत का किसान सब कुछ छोड़ छाड़ के नेचुरल फार्मिंग करना शुरू कर दे? दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीजें जो भी आप बढ़िया प्रोडक्ट्स देखते हो उसको तो अफोर्ड कर नहीं पाता है आम आदमी। यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग और इसके अंदर कैसे बदलाव आएगा फटाफट से, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अचानक से बदलाव में श्रीलंका में हमने हाल देखे थे। दोस्तों, बहुत सारे नेता नगरी के लोग अब ईवी को प्रमोट करना शुरू कर पड़ रहे हैं, ये पेट्रोल और डीजल को जो है वो कम करने के लिए लेके। लेकिन क्या आम आदमी जो 2 4 10 रुपए के पेट्रोल डीजल के दाम से बढ़ने में ही परेशान हुआ जा रहा है, वो आज अपनी गाड़ी को छोड़ के आपके कहते ही तुरंत जाके ले तो नहीं आएगा ना नई गाड़ी या इलेक्ट्रिक व्हीकल? इस बारे में भी एक सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पे सरकारों का चुप रहना बहुत बड़ा नुकसान देगा, नुकसान जरूर पैदा करेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देश जो आजकल चुप हैं, जैसे रशिया ने डिस्काउंट देना बंद कर दिया। रशिया अपनी तरीके से चुप इस वजह से है क्योंकि उसका तेल बिक रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर से लोगों का दिमाग भटक रहा है। चाइना सोचता है कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो बढ़िया ईवी चली रही है ज्यादातर, और बाकी हमें महंगा पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, भारत को तो उससे ज्यादा महंगा पड़ रहा है, चलो देखा जाएगा। यूएस कहता है हमारे को तो कोई इशू नहीं है, जब तक के लिए पूरा सोल्यूशन निकलेगा नहीं हम इस चीज को रैप अप करेंगे नहीं। इसराइल अभी पूरा जो मेन मुद्दा है इसराइल का है। इसराइल जो कहता है कि भाई मेरे बिना मर्जी के ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा, चाहे लाख दोनों बात कर ले, और ये सच बात है। इसराइल की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आ रही है जो इस युद्ध को खत्म करने के डायरेक्शन में लेके चीजों को जा रही हो। तो अगर दुनिया भर के देश अपने अपने फायदे के बारे में सोच के इस युद्ध में नहीं बोलेंगे, इंक्लूडिंग भारत, जो भारत वेट एंड वॉच की जो है एक लेके बैठा हुआ है कि अरे कोई बात नहीं, सही हो जाएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, ये एक गलत है। सभी देश एक ना एक टाइम आके ईरान पे जरूर ही बात करेंगे कि ये क्या आप कर रहे हो, आपकी लड़ाई जिनसे थी आप उनसे बदला लेते, आप दुनिया के देशों से क्यों बदला ले रहे हो? एक तरफ आपके लिए हमने सिंपैथी दिखाई, आपके सुप्रीम लीडर मारे गए, पर आज हमारे देश को नुकसान आपकी वजह से ही हो रहा है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये चीजें फॉलो करी जा सकती हैं भारतवासियों की तरह या नहीं। मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए, क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं आप डोनेट करने के लिए, और इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करिए, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। दोस्तों, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अगर आप अपने लिए किसी प्रकार से एसआईपी, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराते हैं, आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताएंगे। दोस्तों, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करने पे आपको मिलेगी एमसीक्यूज, पीडीएफ्स और शॉर्ट्स। बाकी ये है ज्वाइन बटन का, इसमें आप अगर चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।